Hello friend, this is Kishan Singh Rajput. Today we'll learn about consolidation of financial statement. अब कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? होल्डिंग कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सब्सिडरी कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों को मर्ज करके अपन बनाते हैं, उसे कहते हैं कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के तहत बनाता है। ठीक है, अभी ये दोनों चीज तो अपन ने अच्छे तरीके से समझ ली। ठीक है, अब कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट, कंसोलिडेशन ऑफ पी एंड एल, कंसोलिडेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स टू अकाउंट। एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं अपन इसके बारे में कि क्या क्या चीज अपन ने पढ़ी और क्या क्या अपन फर्दर पढ़ेंगे। जैसे कि अपन ने पढ़ी कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी के स्टैंड अलोन अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मर्ज करते हैं, इसे कहेंगे अपन कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये तो समझ में आ गया आपको। अब कंसोलिडेशन ऑफ पी एंड एल में क्या होता है? होल्डिंग कंपनी के स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस और सब्सिडरी कंपनी के स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों को मर्ज करके अपन बनाते हैं, उसे कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक चीज इसमें ध्यान रखना आपको, जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है उसे अपन क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेशन ऑफ पी एंड एल स्टेटमेंट। सेम के सेम अपन कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात आती है। इसमें भी लाइन टू लाइन बेसिस एंट्रीज ऐड होती जाती है। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को लाइन टू लाइन बेसिस अपन ऐड करते जाते हैं। उसमें जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है उसको अपन एलिमिनेट करते हैं। और नोट्स टू अकाउंट में बात आती है, तो नोट्स टू अकाउंट में जैसे कि दोनों के होल्डिंग कंपनी के नोट्स टू अकाउंट और सब्सिडरी कंपनी के भी नोट्स टू अकाउंट दोनों मर्ज होकर बताता है। जैसे कि होल्डिंग कंपनी के जैसे कि ट्रेड पेबल हो गया, सब्सिडरी कंपनी का ट्रेड पेबल हो गया, दोनों का कंसोलिडेट आ गया। ठीक है, इसमें अपन क्या एलिमिनेट करेंगे? जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होगी उसको अपन इसमें से एलिमिनेट कर देंगे। ये अपना बन जाता है कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट। ये चार चीजें अपन बनाते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑफ द कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन चीजों को बनाने के लिए अपन क्या प्रोसेस फॉलो अप करते हैं उसके बारे में अपन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आती है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अपन को कुछ वर्किंग नोट बनाने मैंडेटरी है। ठीक है, सबसे पहले बात आता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। सेकंड चीज आती है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तीसरी चीज आती है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चौथी चीज आती है कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ अ कंपनी। एक बार इनके नाम अपन ने देख लिए कि कौन कौन वर्किंग नोट अपन को बनाने पड़ते हैं, इनको अपन ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे। अब कुछ एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं अपन को बनाने के लिए। सबसे पहले चीज अपन को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, टाइम एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट अपन को करना पड़ता है डिविडेंड का। तीसरा एक हो जाता है बोनस का। चौथा हो जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का। पांचवा हो जाता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक का हो गया। और चौथा हो जाता है सिक्स हो जाता है एक अपना कॉन्ट्रैक्ट एंट्रीज का। टाइम एडजस्टमेंट में क्या होता है, अपन एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इनको अपन फर्दर ब्रीफ में बढ़ेंगे। टाइम एडजस्टमेंट क्या होता है? जैसे कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो कितना पोर्शन प्री का था, कितना पोर्शन पोस्ट का था, वो पता करते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ द टाइम एडजस्टमेंट। डिविडेंड का भी होता है, तो डिविडेंड जैसे कि मतलब क्या कहते हैं, अपन ने डिविडेंड पे किया है तो डिविडेंड कौन से वाले प्रॉफिट में से किया है और कितना मतलब डिविडेंड पे करने के बाद का प्रॉफिट कितना था, कितना बचा वगैरह सो एंड सो अपन पता करते हैं। बोनस का भी सेम का सेम होता है। बोनस में कुछ दो चीजें आती हैं, दो चीजें को अपन को ध्यान रखना पड़ता है। बोनस yet to be adjusted और not yet to be adjusted
इसके रिगार्डिंग अपन आगे फर्दर ब्रीफ में पढ़ेंगे, बट ये दो चीज का अपन को ध्यान रखना पड़ता है बोनस का अपन जब एडजस्टमेंट करते हैं तब। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में क्या होता है, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस पे अपन की कोई भी एसेट्स दे रखी थी, जैसे कि 1/4/2022 और 31/3/2023, इस वाले डेट पे जैसे कि मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए थी और ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन की रेट है 10% पर एनम और क्लोजिंग डेट पे है मशीनरी की वैल्यू बची 90,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 90,000 बची। अगर ये वाली मशीन रीवैल्यूड होती है और उसकी वैल्यू बन जाती है 1,10,000। 1,10,000 मीन्स ये वाली प्लांट एंड मशीनरी अपनी रीवैल्यूड हो गई और क्लोजिंग बैलेंस 90,000 है, तो अपना रीवैल्यूएशन गेन 20,000 हो जाता है। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करते हैं अपन। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को माल बेचा था, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा था, उसके कुछ मतलब स्टॉक क्लोजिंग पे बचा था, उस पर कितना प्रॉफिट अर्न किया था, उसके अकॉर्डिंग अपन उसका एडजस्टमेंट करता है। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक स्टेटमेंट क्लियरली बता रहा है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो अपन को प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, किस पे, स्टॉक पे। स्टॉक जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को बेचा था, सब्सिडी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को बेचा था, उसके रिगार्डिंग अपन ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मींस होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को कुछ पैसा देना है तो ये इसके बताएंगे बिल्स पेबल, इसके बताएंगे बिल्स रिसीवेबल। जो दोनों का कॉन्ट्रा अमाउंट होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा वाइल प्रिपेयरिंग ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फिर सब्सिडी कंपनी बिल्स पेबल बता रही है और होल्डिंग कंपनी में बिल्स रिसीवेबल बता रहे हैं ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ सब्सिडी कंपनी, जो कॉमन अमाउंट होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा वाइल प्रिपरेशन ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर और अपन को कुछ और भी स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ P&L अपन एज फर्दर इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं अपन, तभी होल्डिंग कंपनी ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की है, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज सब्सिडरी कंपनी को भी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर उसने फॉलो नहीं की है सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोबारा अपन को रीड्राफ्ट करने पड़ेगा एज पर होल्डिंग कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसके अकॉर्डिंग अपन उसे रीड्राफ्ट करेंगे, उसे अपन रीड्राफ्ट करेंगे और फिर रीड्राफ्ट करने के बाद में अपन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, और एक नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में बात आती है। नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में क्या होता है, जैसे कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के शेयर्स अक्वायर कर रखे हैं 80% और 20% नहीं कर रखे हैं। ठीक है, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो अक्वायर नहीं कर रखे हैं ये दूसरों ने होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, दूसरों ने होल्ड कर रखे। अगर ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव हो जाता है तो अपन बैलेंस शीट बनाते टाइम में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को अपन कंसीडर एज 0 करेंगे और जो नेगेटिव बैलेंस होगा उसे अपन क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ अ होल्डिंग कंपनी में से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और कैश फ्लो के बारे में तो अपन ऊपर पढ़ा ही है कैसे बनाते हैं, और लाइन टू लाइन बेसिस अपन मर्ज करते जाते हैं, जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। आई गेस यहाँ तक तो आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा और अपन ने पूरा कंसोलिडेशन टॉपिक का ओवरव्यू लिया है। इसको ब्रीफ में अपन एज फर्दर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन टाइम एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे अपन।
ठीक है, जो ये एडजस्टमेंट पास करनी पड़ती है अपन को वाइल प्रिपेयरिंग ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टाइम एडजस्टमेंट का सिंपल टर्म्स में अपन बात बताते हैं। टाइम एडजस्टमेंट इन सिंपल टर्म में वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉसेस बिफोर एंड आफ्टर एक्वायर ऑफ अ शेयर्स ऑफ अ सब्सिडी कंपनी। ठीक है, जैसे कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए, एच लिमिटेड acquire share of S Limited on 1st April 2020। तो ये वाला पीरियड पूरा आपका जो पिछला पीरियड है, ये तो आपका पूरा प्री एक्विजिशन हो जाएगा, और ये वाला पीरियड आपका पोस्ट एक्विजिशन हो जाएगा। जो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है वो आपका पूरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। अगर कंपनी ने 31 एच लिमिटेड एस लिमिटेड के शेयर्स ऑन 31 मार्च 2023 को अक्वायर करता है, तो ये वाला पूरा पीरियड आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाता है, और ये पूरा प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाता है। अगर कंपनी मिड ऑफ द ईयर 1 अक्टूबर 2022 को खरीदती है, तो ये वाला प्रॉफिट आपका हो जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और ये आपका हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अगर कंपनी 1 जुलाई को खरीदती है, अप्रैल से लगा के जून, अप्रैल मई जून मीन्स 3 मंथ आपका बन जाएगा प्री एक्विजिशन एंड 9 मंथ्स आपका बन जाएगा पोस्ट एक्विजिशन। इन दोनों में तो कोई सिंपल फंडा है, इसमें तो कुछ आपको दिक्कत आएगी भी नहीं कि सीधा के सीधा आप क्लेरिफाई कर सकते हो कि ये मतलब आपका मतलब जो ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखा होगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो आप पता कर सकते हो कि ये पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन का ही प्रॉफिट है, क्योंकि ये मतलब बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही कंपनी ने एच लिमिटेड ने सब्सिडी कंपनी के शेयर्स खरीदे। तो ये तो आप सिंप्लीफाई पता कर सकते हो कि पूरा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट है। अगर एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द 31 मार्च कंपनी ने खरीद रखा है, तो आप ये तो पता कर ही सकते हो कि जो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉसेस बता रहे हैं वो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है। बट एक आपको दिक्कत आती है ड्यूरिंग द ईयर वाले केसेस में आती है, तो आपको एक इश्यू आ सकता है कि पता करने में कि कितना प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है, कितना पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट है। इसमें आपको थोड़ा इश्यू आ सकता है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पता कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर अपन, इससे तो पता तो चल जाता है कि मतलब जो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट से कंपेयर करते हैं, पता तो चल जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर अपन ने इतना प्रॉफिट अर्न किया, बट ये पता नहीं कर सकते हैं कि अपन ने प्री एक्विजिशन में कितना अर्न किया था और पोस्ट एक्विजिशन में कितना अर्न किया था। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जो मतलब अपन को बैलेंस शीट दे रखी होती है क्वेश्चन में एज ऑन 1 अप्रैल 2022 अपन यहाँ पे उतार देते हैं। जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस पूरा उतरता है यहाँ पे। रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे कैपिटल रिजर्व आ गया, ये उतर जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाता है, ये उतर जाता है, रेवेन्यू रिजर्व आता है, ये उतर जाता है, जनरल रिजर्व आता है, ये उतर जाता है, P&L अकाउंट आता है, वो उतर जाता है। आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट का भी सेम डेटा उतर जाता है। कैपिटल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, और रेवेन्यू रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, P&L अमाउंट हो गया। अब जैसे कि कंपनी ने क्या होगा, ड्यूरिंग द ईयर कुछ बोनस भी डिक्लेयर किया होगा, कुछ डिविडेंड भी डिक्लेयर किया होगा।
ठीक है, तो ये इसका भी अपन एडजस्टमेंट कर लेते हैं P&L प्रिपरेशंस में। तब इनसे क्या अपन का बैलेंसिंग फिगर से पता चल जाता है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर इतना प्रॉफिट अर्न किया था। फिर इससे अपन पता करते हैं कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर तो ये पता अर्न किया, और इसमें से भी प्री का प्रॉफिट कंपनी ने कितना अर्न किया था और पोस्ट कंपनी ने कितना अर्न किया था। यहां पे अपन ने पता तो कर दिया ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इतना अर्न किया, अब प्री का कितना है, पोस्ट का कितना है, अभी यहां से अपन पता करेंगे। जो ये ओपनिंग बैलेंस था, ये ओपनिंग बैलेंस अपन ने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट वर्किंग नोट बनाते हैं अपन, उसमें लिखते हैं प्री एक्विजिशन का पूरा का पूरा प्रॉफिट यहां पे उतार दिया। फिर जो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अर्न किया है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर यहां पे उतार दिया। टोटल अपन ने ये आ गई। अब इसमें टाइम एडजस्टमेंट करते हैं अपन कि कंपनी ने का प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना था और लेस ड्यूरिंग द ईयर कितना था। जैसे कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अपन ने यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ली, जैसे कि 6 मंथ तो आपका प्री का हो गया और क्या कहते हैं 6 मंथ का आपका पोस्ट का हो गया। अगर कंपनी ने प्री ओपनिंग बैलेंस का उनका प्रॉफिट 10 लाख रुपए दे रखा था और ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाया ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने पूरा 1 अप्रैल से लगा के 22 से लगा के 31 मार्च 2023 तक कमाया। अपना प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट कंपनी ने शेयर्स एक्वायर किए 1 अक्टूबर 2022, 6 मंथ का प्रॉफिट तो बन जाएगा प्री एक्विजिशन और 6 मंथ का बन जाएगा पोस्ट एक्विजिशन। जो 6 मंथ का है 2 पार्ट में इसको बाइफरकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 6/12, तो ये बन जाता है 50,000। तो 1 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट आपका 50,000 बच जाता है और ये 50,000 यहां पे आपके ऐड बन जाएगा। तो टोटल प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट आपका बन जाता है 10,50,000 और पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट बन जाता है 50,000। गॉट इट? यहां तक तो आई गेस पूरा एकदम कंसेप्चुअल पूरा क्लियरिटी हुआ होगा। फिर अपन इसका कुछ एज फर्दर अपन और भी इसमें कुछ एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अपन यहाँ पे देखी थी टाइम एडजस्टमेंट को अपने एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी से पूरा बेटर अंडरस्टैंडिंग ले ली और इनको एज फर्दर अपन ब्रीफ में पढ़ेंगे। इनको भी अपन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में कैसे एडजस्ट करते हैं वो आपको थोड़ा मैं इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मतलब जैसे कि नेक्स्ट अपन इसको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको थोड़ा और अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी कैसे इसको करना है। एक इसमें क्या एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में अपन डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कि डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर रखा है, प्री का है मतलब क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर का फाइनल डिविडेंड है तो प्री में से घटता है, और इंटरिम डिविडेंड है तो जैसे कि प्री और पोस्ट का कितने ड्यूरेशन का है। जैसे कि कंपनी ने यहाँ पर मिड ऑफ द ईयर में जैसे कि कंपनी ने मिड ऑफ द ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो इंटरिम डिविडेंड है तो ये इंटरिम डिविडेंड ये तो प्री का हो गया, ये पोस्ट का हो गया। तो प्री आधा कुछ प्रोपोर्शनेट प्री में घटता है, कुछ प्रोपोर्शनेट प्री में घटेगा और कुछ प्रोपोर्शनेट पोस्ट में घटाते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है तो रीवैल्यूएशन एसेट्स का भी अपन यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। और अनरियलाइज स्टॉक का है तो अनरियलाइज स्टॉक का भी एडजस्टमेंट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं यहाँ पे, और होल्डिंग कंपनी के कंसोलिडेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस में करते हैं। अपन इसे ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। कॉन्ट्रा कुछ कैंसिलेशन होता है, कॉन्ट्रा के भी कुछ कैंसिलेशन अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। और जो बैलेंस बच जाता है होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के कितने परसेंटेज अक्वायर कर रखा है वो प्रोपोर्शनेट अपन इनमें बांट लेते हैं। जैसे कि सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल है 5 लाख और होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी की 80% अक्वायर कर रखी है, तो 5 लाख का 80% हो गया, मींस 4 लाख तो होल्डिंग कंपनी ने कर रखा है, 1 लाख दूसरे ने कर रखा है। और ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 10,50,000 कमाया।
मीन्स कमाए इन द सेंस मीन्स प्री का एक्विजिशन का प्रॉफिट है। 10,50,000 होल्डिंग कंपनी का 80% पहले का हो जाएगा, तो 8,40,000 तो ये बन जाएगा, और जो बैलेंस बचा है अपना 21,10,000, ये तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला का हो जाएगा, जो होल्डिंग कंपनी के उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। और क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा पोस्ट का एक्विजिशन का प्रॉफिट है 50,000 का 80% 40,000 तो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए। अभी आप बताओगे सर ये कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का ये कैसे डिसाइड होगा कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का रिलेशनशिप कैसे बना। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का रिलेशनशिप एज सच अपन बताते हैं तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है। ड्यूरिंग द ईयर अगर होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी पे कंट्रोल है, ठीक है, तो ये अपना क्या बन जाती है, होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप। अब जैसे कि कंट्रोल, अब आप बताओगे कंट्रोल कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल है कि नहीं। कंट्रोल पता करने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कितने? 3 चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है जब होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी पर वोटिंग पावर मोर देन 50% हो जाता है इन द सेंस मीन, सॉरी ये गलत स्टेटमेंट बोल दी। होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी पर मोर देन 50% वोटिंग पावर है, हो जाता नहीं है, तो ये होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनता है। या फिर एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी पे गवर्निंग बॉडी पावर टू कंपोज गवर्निंग बॉडी ऑफ अनदर एंटिटी हो जाता है, तो ये होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप बताता है। या फिर एनी एंटिटी हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मोर देन 20% on another entity and power to direct financial and non-financial operation of an another entity। ये पूरी की डेफिनेशन बताती है होल्डिंग और सब्सिडरी के रिलेशनशिप के बारे में कि होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी की कंपनी के ऊपर कंट्रोल है। व्हाट इट। और ये परसेंटेज भी अपन ने देख लिए कि कैसे परसेंटेज निकलते हैं। एज फर्दर अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। अपन ने इसमें एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में ब्रीफ में अपन ने अंडरस्टैंडिंग कर ली। अभी अपन अंडरस्टैंडिंग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन